श्री राम नवोदय कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म एसआर नवोदय कोचिंग यूट्यूब चैनल के सभी सदस्यों और दर्शकों का स्वागत है। आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम उपसर्ग एवं प्रत्यय को जानेंगे। तो चलिए देखते हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय। देखिए उपसर्ग को इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स दो शब्दों प्री और फिक्स से बना है, जिसमें प्री का अर्थ होता है पहले या पूर्व और फिक्स का अर्थ होता है जमाना या रखना। इस प्रकार से प्रीफिक्स का अर्थ है पहले, जमाना या रखना। इसमें कुछ शब्दांश होते हैं जिनको हम किसी शब्द के पहले रखते हैं और उन शब्दों को ही उपसर्ग कहा जाता है। अब इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हम इसको आगे देखते हैं, तो आप इसको अंत तक ज़रूर देखिए। आप उपसर्ग को और प्रत्यय को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। और लास्ट में एक टेस्ट भी लगाया है जिसमें 10 प्रश्न हैं, 10 अंकों के हैं। तो उसके माध्यम से आप जांच भी सकते हैं कि इस वीडियो क्लास से आपने कितना अच्छा सीखा या आपको उपसर्ग एवं प्रत्यय कितने अच्छे तरीके से आने लगे हैं। तो चलिए देखें उपसर्ग को। उपसर्ग ऐसे शब्दांश हैं, देखिए क्या है, ये शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, उपसर्ग ऐसे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर। तो यहाँ ये कह रहे हैं शब्द शब्द से तात्पर्य है सार्थक शब्द। देखिए शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है और निरर्थक वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे जल, देखिए जल एक सार्थक शब्द है। अब इसको आपका ये लज, तो ये कोई सार्थक शब्द नहीं है। तो उपसर्ग जो होते हैं वो सार्थक शब्दों के आगे जुड़ते हैं। अब देखिए इसकी परिभाषा कहती है कि किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा धर्म, क्या लिखा मैंने, धर्म। अब धर्म एक सार्थक शब्द है कि नहीं। अब इसके आगे हमने लगा दिया शब्दांश आ, तो ये क्या बन गया, अधर्म, है ना। तो ये देखिए एक सार्थक शब्द है, इसके आगे ये शब्दांश लगाया तो इस धर्म का अर्थ क्या हो गया है, उल्टा हो गया है, परिवर्तित हो गया है ना। तो ये क्या है, आ, इसमें उपसर्ग है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि उपसर्ग किसी सार्थक शब्द के आगे ही लगेगा। कहाँ लगेगा, आगे लगेगा। और उपसर्ग लगने से उसके अर्थ में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। चलिए देखें, या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। उप का अर्थ है समीप या पहले, सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। इस प्रकार उपसर्ग का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। उदाहरण देखिए, प्रधनहार बराबर क्या बन गया, प्रहार बन गया। हार शब्द का अर्थ है पराजय, परंतु इसी शब्द के आगे प्र शब्दांश को जोड़ने से नया शब्द बनेगा प्रहार। इसका अब देखिए अर्थ बदल जाएगा, प्रधनहार, जिसका अर्थ है चोट करना। देखिए हार शब्द का अर्थ परिवर्तन हो गया कि नहीं। तो उपसर्ग से उस पर उपसर्ग को लगाने से उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। आगे देखें, प्रधनहार, प्रहार, हार शब्द का अर्थ है पराजय, परंतु इसी शब्द के आगे प्र उपसर्ग प्र शब्दांश को जोड़ने से नया शब्द बनेगा प्रहार, जिसका अर्थ है चोट करना। इसी प्रकार हार में आ उपसर्ग लगाया, आहार हो गया, आहार का अर्थ है भोजन। इसी प्रकार हार में सम उपसर्ग लगाने से संहार हो गया, संहार का अर्थ है विनाश। और इसमें देखिए योग में सम उपसर्ग लगाने से ये बन गया है संयोग। देखिए जब हम किसी शब्द में सम जोड़ते हैं तो इस आधे माँ की यहाँ पे क्या लग जाती है, बिंदी लग जाती है। देखिए बी उपसर्ग लगाया हार में, बन गया बिहार, का अर्थ हुआ घूमना, इत्यादि शब्द बन जाएंगे। उपर्युक्त उदाहरण में देखिए प्र आ
सम, बी। और बी का अलग से कोई अर्थ नहीं है। हार शब्द के आदि यानी प्रारंभ में जुड़ने से उसके अर्थ में इन्होंने परिवर्तन कर दिया। इसका मतलब हुआ कि ये सभी शब्दांश हैं और ऐसे शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। देखिए, नीली लाइनों को पढ़ने से उपसर्ग शब्द का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। देखें कुछ उदाहरण लगे हुए शब्द, जैसे ये देखिए अति उपसर्ग लगे हुए हम शब्दों को जानेंगे। अति, अतिशय, अतिरेक। उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्द के आगे लगता है। अधि, अधिपति, अध्यक्ष। अब अध्यक्ष में अधि कहाँ है? तो इसका होगा अधि धन अक्ष। ठीक है ना, अधि धन अक्ष। तो यहाँ देखिए छोटी ई की मात्रा है और यहाँ आ है, तो इस प्रकार ये ई और आ मिलके या बन जाता है और ये धा का आधा धा हो जाएगा, तो ये अध्यक्ष बन जाएगा। यानी अध्यक्ष में भी अधि उपसर्ग है। देखिए अधि धन अयन, तो अध्ययन में भी अधि उपसर्ग है। अध्यापन, अधि धन यापन, अध्यापन। अनुपसर्ग, अनुक्रम। देखिए अनुताप, अनुज। अनु के अगले उदाहरण अनुकरण, अनुमोदन, अप, अपकर्ष, अपमान, अप, अपकार, अपजय, अपि, अपिधान। ये गलत है, इसमें अपि उपसर्ग नहीं है। अभि, अभिनंदन, अभिलाप, अभि, अभिमुख, अभिनय। देखिए नय में अभि उपसर्ग, मुख में अभि उपसर्ग। उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्द के आदि में लगता है, प्रारंभ में लगता है। और देखते हैं उपसर्ग लगे हुए शब्दों को। औपसर्ग, औपसर्ग देखेंगे। अवगणना, अवतरण, अव। कृपा में औपसर्ग लगा अवकृपा, गुण में औपसर्ग लगा अवगुण। कंठ में अपसर्ग लगा आकंठ, जन्म में अपसर्ग लगा आजन्म। देखिए उपसर्ग को हटाने के बाद में एक सार्थक शब्द बचना चाहिए। जैसे देखिए आजन्म है, आ हटाया तो जन्म एक शब्द बचा, और जन्म कैसा शब्द है? सार्थक शब्द है। उप उपसर्ग को देखेंगे तो उपाध्यक्ष, उपधन अध्यक्ष। देखिए दिशा में उप उपसर्ग लगा तो उपदिशा। अगले उप के उदाहरण उपग्रह, उपवेद, उपनेत्र। परा, पराजय, पराभव। परि उपसर्ग, देखिए परि उपसर्ग को देखें। परिपाक, परिपूर्ण, परिमित, परिश्रम। देखिए श्रम शब्द में परि उपसर्ग लग गया, वार शब्द में परि उपसर्ग लग गया। परिवार। प्रति, देखिए कूल में प्रति उपसर्ग प्रतिकूल। प्रतिछाया, प्रतिछाया प्रति उपसर्ग। प्रति के अगले उदाहरण प्रतिदिन, दिन में प्रति उपसर्ग लगा है। वर्ष में प्रति, प्रतिवर्ष। प्रत्येक में प्रति उपसर्ग। प्रत्येक देखिए प्रति धन एक, छोटी ई और ए तो हो जाता है ये। प्रत्येक विउपसर्ग। ख्यात में विउपसर्ग विख्यात। विनती, विवाद। तो ये उपसर्ग लगे हुए शब्द आपने देखे। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि उपसर्ग कहाँ लगाया जाता है। कुछ और उपसर्ग लगे हुए शब्दों को देखें। विउपसर्ग, देखिए विफल, विधवा, विसंगति, सम। तो देखिए सा हमने कहा था आधे माँ की बिंदी लग जाती है। देखिए सम उपसर्ग, सम उपसर्ग, सम उपसर्ग। आप इनको देखते रहिए, ध्यान से देखिए, और आगे जो टेस्ट लगाया है तो उसमें आपको सहायता मिलेगी। देखिए सम, संयम, संयोग, संकीर्ण, है ना सम। सु, देखिए सुभाषित, सुकृत, सुग्रास, सुगम, सुकर, सु। देखिए इसमें भी सु ही है। अब इसको समझना होगा थोड़ा। सुधन अल्प, क्या हो जाएगा? सुधन अल्प, उ आ का वा बनता है तो ये स्वल्प हो जाएगा। सु, देखिए सुबोधित, सु उपसर्ग। शिक्षित में सु उपसर्ग।
अब हम प्रत्यय को देखते हैं। प्रत्यय शब्द क्या है समझेंगे। प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में, देखिए उपसर्ग का उल्टा क्या है, प्रत्यय। उपसर्ग कहाँ लगता है किसी शब्द के, उपसर्ग लगता है आगे और प्रत्यय लगता है पीछे। जैसे कि आपने एक शब्द सुना होगा स्वतंत्रता, है ना। तो मूल शब्द क्या है, स्वतंत्र, और इसमें किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है, ता, तो ये बन गया स्वतंत्रता। जिस प्रकार सार्थक शब्दों के आगे उपसर्ग लगता है, इसी प्रकार सार्थक शब्दों के पीछे प्रत्यय लगता है। ठीक है ना। प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति धन अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला। जिन शब्दों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता वे किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। देखिए जो शब्दांश है, तो शब्दांश होगा, जैसे मान लीजिए ता ही है, ता शब्दांश है। अब ता का अकेला तो कोई अर्थ है नहीं, लेकिन जब ये किसी के पीछे लग जाता है तो उसमें परिवर्तन कर देते हैं। हिंदी व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए जैसे समाज में एक लगा तो क्या हो गया, सामाजिक हो गया। समाज में एक लगा, अच्छा एक प्रत्यय लगने से यहाँ आ की मात्रा हो जाती है। जैसे एक उदाहरण हम आपको और बता दें, एक वाला धर्म धन एक, तो इसका क्या हो जाएगा, धार्मिक। क्या हो जाएगा, धार्मिक। अब मर्म धन एक, तो इसका क्या होना चाहिए, इसका हो जाएगा मार्मिक, है ना। आ की मात्रा लग जाती है। सुगंध धन इत, सुगंधित, सुगंधित। अच्छा जैसे आपको प्रत्यय पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे, आप आगे के शब्द को स्पष्ट उच्चारित कीजिए और लास्ट की ध्वनि को आप एहसास कीजिए। जैसे ये देखिए सुगंधित, तो आप देख रहे हैं कि लास्ट में इत आ रहा है, देखिए सुगंधित धित, तो आगे कौन सा शब्द निकालोगे आप, सुगंध निकालोगे ना, सुगंध। और लास्ट में आप क्या उच्चारित कर रहे हैं, इत, है ना, तो ये हो गया सुगंधित। ठीक है, भूलना धन अक्कड़, तो क्या हो गया ये, भुलक्कड़। भूलना धन अक्कड़, तो ये क्या होगा, भुलक्कड़। मीठा धन आस, मिठास। देखिए किस प्रकार परिवर्तन होगा आस को जुड़ने से। मीठा में आस जोड़ा तो मीठास नहीं हुआ, मिठास हुआ। छोटी की मात्रा कहाँ में बदल गई, बड़ी की मात्रा में बदल गई। जैसे अगर आप खट्टा में आस जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, खट्टास नहीं, खटास। क्या होगा, खटास हो जाएगा। भला धन आई भलाई, भला धन आई भलाई, तो आप बताइए बुरा धन आई, बुरा धन आई। देखिए बुरा सार्थक शब्द है और इसमें पीछे क्या जोड़ा, आई, तो क्या बन जाएगा, बुराई। इसमें आई प्रत्यय है। देखिए सफल धनता, सफलता। विफल धनता, विफलता। लघु धनता, लघुता, है ना। विनम्र, विनम्र धनता, क्या होगा, आपको मालूम हो गया होगा। अच्छा धन ई, अच्छाई, अच्छा धन ई, अच्छाई। देखते हैं कुछ उदाहरण जिनमें वान लगा होगा। यह किसी व्यक्ति की विशेषता दर्शाते समय उपयोग होता है। जैसे यह पहलवान बहुत बलवान है। देखिए धन में वान लगाया, धनवान। विद्या में वान लगाया, विद्यावान। बल में वान लगाया, बलवान। भाग्य में वान लगाया, भाग्यवान। ता प्रत्यय को जोड़ने से बने हुए कुछ शब्द, उदारता, सफल में ता, सफलता। ई
पंडित धन आई, पंडिताई, ये ई प्रत्यय का नहीं है, इसमें आई प्रत्यय है, ये लेके आया है हमसे। तो ये पंडित धन आई, पंडिताई, चालाक धन ई इसमें है, चालाकी। देखिए अब जैसे ऐसे शब्दों में हम प्रत्यय को छांटने में कठिनाई महसूस करते हैं कि इसमें क्या है, जैसे ये लिखा चालाकी, तो क्या करना आपको, हमने अभी बताया था कि आप एक मूल शब्द को उच्चारित करें लास्ट को छोड़ के। तो लास्ट में देखिए कौन सी ध्वनि आ रही, ई। अब इसमें से आप मूल शब्द निकालेंगे तो क्या चाला होगा, चाला होगा क्या मूल शब्द, ये तो कोई शब्द ही नहीं है। तो मूल शब्द वास्तव में क्या बनेगा आपको, चालाक, चालाक। अब इसमें क्या लगा है, ई, इसमें कौन सा प्रत्यय हुआ, चालाकी। अब यहाँ आप इनको देख के तो बड़ी आसानी से बता देते हैं कि शब्द इस प्रत्यय को जोड़ने से क्या बनेगा, लेकिन जब ये शब्द आते हैं तो इनको, इन शब्दों में से प्रत्यय को छांटना थोड़ा सा कठिन सा लगने लगता है। इसके लिए आप शब्दों को क्या करें, उच्चारित करें। जैसे मान लीजिए ज्ञानी ही आया, इसमें से आप कैसे छांटेंगे, बोला जाएगा ज्ञानी में कौन सा प्रत्यय है, तो आप क्या करें, इसमें से एक सार्थक शब्द निकालें आगे से। तो सार्थक शब्द कौन बनेगा, ज्ञान। तो ज्ञान में क्या लगा, ई, आप बता सकेंगे कि इसमें ई प्रत्यय है ना। एक आपको सार्थक शब्द अलग करना है। आगे ओ प्रत्यय से क्या होगा, इसका उपयोग एक वचन शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए किया जाता है। जैसे भाषा धन ओ, भाषाओं, शब्द धन ओ, शब्दों, वाक्य धन ओ, वाक्यों, कार्य धन ओ, कार्यों। या प्रत्यय नदी धनिया, नदियाँ, प्रति धनिया, प्रतियाँ। अब देखिए कुछ प्रत्यय हैं उनमें मूल क्रियाएं हैं, और देखिए प्रत्यय जुड़ने से उनमें क्या परिवर्तन होगा। प्रत्यय है आइन, शब्द है पंडित, तो बन गया पंडिताइन। लाला, लाला में प्रत्यय आइन जोड़ोगे तो बन जाएगा ललाइन। आनी, राजपूत में आनी तो हो जाएगा राजपूतानी। जेठ में आनी जोड़ोगे तो हो जाएगा जेठानी। इन प्रत्यय, तेली में इन जोड़ोगे हो जाएगा तेलिन। दर्जी में इन जोड़ोगे हो जाएगा दर्जिन। या प्रत्यय, चूहा में या, चूहिया। बेटा में या, बिटिया। ई, घोड़ा में ई प्रत्यय घोड़ी। नाना में ई प्रत्यय नानी। नी प्रत्यय, शेर में नी प्रत्यय शेरनी। मोर में नी प्रत्यय मोरनी। अब मुझे लगता है कि आप उपसर्ग और प्रत्यय को बड़े आसानी से समझ गए होंगे कि उपसर्ग कहाँ लगता है, प्रत्यय कहाँ लगता है। प्रत्यय में से आप सार्थक शब्द निकाल दीजिए, आपको प्रत्यय मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस टेस्ट को लगाएंगे। हम आपको टेस्ट लगाने के लिए 5 सेकंड का समय देंगे। आप अपना आंसर मन में सोच लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए, फिर यहाँ से हम आपको सही आंसर बताएंगे। तो आप अपना सही आंसर देख लीजिए कि आपने सही लगाया कि नहीं। अंत में आप इसकी टोटलिंग कर लीजिए कि 10 प्रश्नों में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं। जितने नंबर आपके आ रहे हैं वो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। इससे हमको पता चलेगा कि हमारे विद्यार्थियों को हमारे इस वीडियो क्लास में पढ़ाने से कितना फ़ायदा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न, प्रत्यय लगाए जाते हैं ए शब्द के आदि में, बी शब्द के मध्य में, सी शब्द के अंत में, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर लिखिए। लग गया होगा। इसका सही है, आप लोग जानते ही हैं कि प्रत्यय कहाँ लगाया जाता है, शब्द के अंत में लगाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, मच्छरदानी शब्द का प्रत्यय बताइए। मच्छरदानी शब्द का प्रत्यय हमने बताया था आपको कि प्रत्यय कहाँ लगता है, पीछे। आप एक सार्थक शब्द निकाल दीजिए और जो बचे वो आपका प्रत्यय होगा। देखते हैं, ए अनीय, बी या, सी अन, डी दानी। चलिए सही आंसर है इसका दानी। इसमें से हम एक शब्द सार्थक शब्द निकालेंगे मच्छर, तो क्या बचेगा पीछे, दानी। यही हमारा प्रत्यय होगा। थर्ड क्वेश्चन, धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ए इक, बी ईक, सी मिक, डी का।
तो प्रत्यय देखना है आपको, धार्मिक। तो इसमें से आप एक सार्थक शब्द निकालिए। तो ये सार्थक शब्द इसमें क्या छुपा है, धर्म, और एक इसमें जुड़ा है इक, तो क्या हो गया है, धार्मिक, यानी इसमें इक प्रत्यय है। ये आपका सही होगा यदि आपने लगाया है तो। चौथा प्रश्न, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। आव, आवट, आहट, टा। तो इसमें क्रिया क्या है, सजाना, और इसमें लगा है आवट, तो ये हो गया है सजावट। इसका बी आंसर सही है। पांचवा प्रश्न, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, मीठा, ठास, आस या प्यास। लगा लीजिए। इसका सही आंसर है मीठा, मीठा धन आस बराबर क्या हो जाएगा, मिठास। इसमें आस प्रत्यय है। छठवां क्वेश्चन, देखिए प्रश्न छठवां, प्रवचन शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रवचन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रवचन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पर, बी प्र, सी प्रव, डी पर। उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्द के आगे। इसमें से हम मूल शब्द निकाल देंगे वचन, तो क्या बचेगा, आगे लगा हुआ शब्द प्र। बी आंसर सही होगा। सातवां, निर्जीव शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निर, नी, ना। निर्जीव क्या है टेक्निक, कि आप चूंकि उपसर्ग कहाँ लगा है शब्द के आगे, तो आप पीछे से इसका मूल शब्द निकालिए। तो पीछे से देखिए कौन सा मूल शब्द निकलेगा, जीव। अब जीव के अलावा आप क्या बोल रहे हैं, नर, तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, नर। प्रश्न आठवां, सुचारू शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ए सा, बी सु, सी सु या डी स्वा। तो इससे आप पीछे से सार्थक शब्द को निकाल दीजिए, तो निकलेगा चारू। अब आगे कौन सा शब्दांश जुड़ा हुआ है, सु, तो यहाँ आपका सामने छोटा ऊ की मात्रा वाला सु उपसर्ग लगा हुआ है। प्रश्न 9वां, दुर्भाग्य शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दू, धू, दुभ या दुर। मुझे लगता है आप लोग 100% सही लगा लेंगे। उसमें से यदि आप पीछे से सार्थक शब्द निकालेंगे तो भाग्य निकलेगा। अब आप आगे क्या उच्चारण कर रहे हैं, दुर, तो इसका उपसर्ग क्या होगा, दुर। प्रश्न 10वां, संपूर्ण शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सन, सा, इस्म, सम। तो हमने बताया था आपको समझाने के दौरान, देखिए इसमें से पीछे से मूल शब्द निकालेंगे तो पूर्ण निकल जाएगा। आगे क्या लिखा है, सम। आपको पता है कि ये बिंदी आधे माँ के बदले में आती है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ये आपका टेस्ट था। आपके इस टेस्ट में कितने अंक आए हुए हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। आपको इन वीडियो क्लास से कितना फ़ायदा हो रहा है ये भी बताइएगा, और ये अंत तक बने रहने के लिए, पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपकी परीक्षा में अच्छे नंबर आएँ, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। बेस्ट ऑफ लक।